Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor in Chemistry, Government PG College सुजानगढ़। हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स BSc थर्ड ईयर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बारे में अध्ययन किया है, साथ ही CFT के आधार पर मेटल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, मैग्नेटिज्म एंड कलर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया, जिसमें से हमने ज्योमेट्री या ज्यामिति के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में अध्ययन किया है। आज हम मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मेटल कॉम्प्लेक्सेज में मैग्नेटिज्म किस तरह से डिपेंड करता है, CFT के आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से दिया गया। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होती है, मैग्नेटिज्म उतना ही अधिक होता है। इसको अपन मैथमेटिकल रूप में लिखें तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट is directly proportional to number of unpaired electron। मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर निर्भर करती है, और इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो किसी कॉम्प्लेक्स में जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही अधिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया, जिसके आधार पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू एस से। एस का मतलब है स्पीड, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। म्यू एस इक्वल टू n प्लस 2 का अंडर रूट। इस फॉर्मूले के आधार पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें लिख देते हैं आगे Bm, ये इसका यूनिट है बोर मैग्नेटोन, या इसकी दूसरी यूनिट होती है डेबाई, इसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्मूले में n इक्वल टू है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n किसको रिप्रेजेंट करता है, अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है यहाँ n। अब अलग अलग एग्जाम्पल के आधार पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेटल कॉम्प्लेक्स हो, उसमें मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो D1। D1 का मतलब अपन ने पढ़ा है कि d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी T2z और Eg में। तो D में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके आधार पर कैलकुलेट करेंगे हम म्यू एस इक्वल टू n की वैल्यू 1 प्लस 2। इसको आगे सोल्व करें तो 2 प्लस 1 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की वैल्यू कैलकुलेट करके हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रूट 3 का मान होता है 1.73। इसी तरह सपोज D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका मतलब D में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो D में 3 इलेक्ट्रॉन हुंड के मल्टीप्लिसिटी रूल के अनुसार एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में भरे जाएंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 3, तो म्यू एस इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2। n की वैल्यू क्या रख दी है यहाँ पर 3। इसको सोल्व करें तो 3 प्लस 2 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, और इसका क्या होगा अंडर, और 15 का अंडर रूट ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं
इसकी वैल्यू आएगी 3.83। 16 की एग्जैक्ट वैल्यू आती है 4 और ये है 15, तो इसकी वैल्यू आएगी 3.83। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल अपने को दे रखा हो तो उससे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने को ज्ञात हो तो n के स्थान पर उसकी वैल्यू रख देंगे और उससे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से CFT के आधार पर कॉम्प्लेक्सेज के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी मैग्नेटिस। थर्ड प्रॉपर्टी है explanation of colors of complexes। एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। CFT के आधार पर कॉम्प्लेक्सेस के कलर का एक्सप्लेनेशन या रंग की व्याख्या कर सकते हैं। रंग के आधार पर कंपाउंड या तो क्या होगा, कलर्ड। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, कलरलेस। कंपाउंड कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, अर्थात रंगीन होगा या रंगहीन हो सकता है। तो कलर्ड या कलरलेस कंपाउंड का होना डिपेंड करता है कि कंपाउंड विजिबल या यूवी रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, और वापस जब वहां से ग्राउंड स्टेट में लौटता है तो वो एनर्जी रिलीज करता हुआ वापस आता है, और उस रिलीज एनर्जी के आधार पर कॉम्प्लेक्सेज में कलर जनरेट होते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि वह कौन से रीजन में किस कलर की या किस वेवलेंथ के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके सप्लीमेंट्री कलर को वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए अपने को एब्जॉर्ब लाइट और उसका सप्लीमेंट्री कलर क्या होंगे ये अपने को याद हो तो अपन आसानी से हम व्याख्या कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सेज का कलर क्या होगा। तो देखो इसके लिए कुछ कलर्स अपन लर्न करेंगे। तो जैसे हैं कलर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, कलर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। सेकंड होगा कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, या इसे कह सकते हैं सप्लीमेंट्री कलर, सप्लीमेंट्री कलर। यहां होगा कि कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और इमिटेड या ट्रांसमिटेड लाइट के कारण कौन सा कलर जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल यदि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कोई कॉम्प्लेक्सेज है वो रेड लाइट के रीजन में आ रहा है, अर्थात रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसके कारण जो कलर होगा सप्लीमेंट्री कलर वो जनरेट होगा ब्लू ग्रीन। रेड के कारण कौन सा कलर जनरेट हो जाएगा, ब्लू ग्रीन। यदि मान लीजिए कॉम्प्लेक्सेज किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू को, तो इसके कारण सप्लीमेंट्री कलर होगा वो आएगा ऑरेंज। यदि ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करे तो ट्रांसमिटेड कलर होगा पर्पल। येलो, येलो लाइट को एब्जॉर्ब करे तो ये कलर जनरेट होगा इंडिगो। इस तरह से कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके कारण सप्लीमेंट्री कलर कौन सा जनरेट होगा। कॉम्प्लेक्सेज रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू ग्रीन, ब्लू से ऑरेंज, ग्रीन से पर्पल और येलो से इंडिगो या जिसे जामुनी कलर नाम देते हैं। इस तरह से कलर जनरेट हो जाए। इनका रिवर्स कर दें, हम चार ही याद करने, इनका रिवर्स कर दें। फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करे तो कलर शो करेगा रेड, ऑरेंज से कलर होगा ब्लू, पर्पल
पर्पल से कलर होगा ग्रीन और इंडिगो से कलर आएगा येलो। इस तरह से हम कलर को लर्न कर सकते हैं। 4 कलर याद कर लें, 4 इनके सप्लीमेंट्री रिवर्ट कलर हो जाएंगे। तो अपने को कोई भी कंपाउंड दिया होता है कि दिया हुआ यौगिक ये कलर शो करता है, ये देंगे अपने को तो बता देंगे वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके आधार पर कंपाउंड्स में कलर जनरेट होते हैं। अब जो ये कलर जनरेट हो रहे हैं ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि किस तरह से कलर कंपाउंड में क्रिएट होते हैं। इनके 2 रीजन हैं, जिसमें फर्स्ट है डी ट्रांजिशन। फर्स्ट फैक्टर तो क्या होगा डी ट्रांजिशन, और सेकंड होगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। कलर जनरेशन के लिए ये 2 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। इन 2 कलर्स के आधार पर इन दो फैक्टर्स के आधार पर कंपाउंड में कलर जनरेट होते हैं, जिसमें फर्स्ट डी ट्रांजिशन और सेकंड है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। तो देखो फर्स्ट देखें हम डी ट्रांजिशन। हमने सीएफटी में अध्ययन किया है कि सीएफटी के अनुसार जैसे ही मेटल के कांटेक्ट में लिगेंड आते हैं तो डी ऑर्बिटल की क्या हो जाती है स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसमें 2 ग्रुप बनते हैं, T2Z और सेकंड EZ। तो एक अष्टफलकीय कंपाउंड का एग्जांपल लें। इसमें फर्स्ट क्या होते हैं मेटल के पास में डी में 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल, डी जनरेट डी ऑर्बिटल या समभ्रंश कक्षक जिन्हें नाम देते हैं। इन 5 की ऊर्जा समान रहती है। जैसे ही इनके कांटेक्ट में लिगेंड आते हैं तो इन डी ऑर्बिटल की क्या हो जाती है स्प्लिट। 2 ग्रुप इसके बन जाते हैं जिनमें 3 की ऊर्जा कम हो जाती है। इस सेट को नाम देते हैं T2Z। इसमें होते हैं DXY, DXZ एंड DYZ। ये सेट है EG, इसमें होंगे 2 DX² Y² एंड DZ²। इस तरह से डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। अब इस डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स में मेटल का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके आधार पर इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है TiS2O का होल 6 3+ कॉम्प्लेक्स पर्पल कलर के होते हैं या पर्पल कलर शो करते हैं। तो इसको अपन एक्सप्लेन करें हम यहाँ पर CFT के आधार पर। तो सबसे पहले तो क्या देखें कि Ti ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। Ti+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो टाइटेनियम का हम सब जानते हैं एटॉमिक नंबर है 22। इसके आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो ये होगा आर्गन 3d2 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा D1। इसका मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इनकी स्प्लिटिंग होगी 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा लोअर एनर्जी वाले T2Z में। ये कंडीशन कौन सी है एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट की एब्सेंस में जैसे ही इसके ऊपर लाइट डाली जाती है तो ये एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से इसमें जाएगा हायर एनर्जी लेवल में। तो जैसे इसके ऊपर लाइट डाली जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किस में चला जाएगा EZ। तो ये किसकी प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर T2Z से किस में चला गया है EZ में। अब
इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन यहां से यहीं जा रहा है, इसी को बनाया है, तो इन दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है उसके ऊपर इसकी वेवलेंथ डिपेंड करेगी। तो ये प्रैक्टिकली वैल्यू है, इनका डिफरेंस है 4 × 10⁻12 है अर्ग और 500 नैनोमीटर। इनके बीच में वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर या एनर्जी डिफरेंस है 4 × 10⁻12 है अर्ग। अब ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ अभी हमने कलर देखे थे, तो ये वेवलेंथ ग्रीन कलर के इक्विवेलेंट होती है। ये वेवलेंथ किसकी है? ग्रीन कलर के। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कौन सा? TiS2 का O63+ ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसका सप्लीमेंट्री कलर ये शो करता है, जिसके कारण ये पर्पल कलर का होता है। इस तरह से हम डी ट्रांजिशन के आधार पर कलर को एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड फैक्टर है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। सबसे पहले देखिए चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते किसे हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का एक आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर क्या कहलाता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहलाता है। और जब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस समय ये विजिबल या यूवी रीजन से लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं और उसी का सप्लीमेंट्री कलर ये शो करते हैं। और सेकंड कंडीशन है कि चार्ज ट्रांसफर के कारण जो कलर जनरेट होंगे उनकी इंटेंसिटी डी ट्रांजिशन के कंपैरिजन में अधिक होती है, अर्थात इनके कारण जो कलर आते हैं वो डीप कलर होते हैं या गहरे रंग के कलर जनरेट होते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि इनके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। डी ट्रांजिशन के लिए तो क्या है, उनमें इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, तो ही इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांसफर होता है। बट चार्ज ट्रांसफर के लिए ऐसी कंडीशन नहीं है। चार्ज ट्रांसफर डिपेंड करता है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पर, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उस कलर की इंटेंसिटी उतनी ही अधिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उतना ही अधिक हो जाएगा, जिससे कलर की इंटेंसिटी उतनी अधिक आती है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल देखें, Ti4+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D0। वेनेडियम V5+, क्रोमियम 6+, मैग्नीज 7+। 4 एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर। चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D0। किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इसको देखें, ये तो क्या हो जाएगा? कलरलेस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या होगा? कलर। इसका कलर वेनेडियम का आता है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का। और क्रोमियम भी क्या होता है? ऑरेंज कलर का। लैब में इसको देखते भी हैं और ये बहुत बार अपन काम में लेते हैं हम लोग। इसका कलर क्या होता है? पर्पल। तो देखो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है कलर की इंटेंसिटी बढ़ती है। इस तरह से चार्ज ट्रांसफर और डी ट्रांजिशन के आधार पर मेटल कॉम्प्लेक्सेज में कलर जनरेट होते हैं। तो आज हमने CFT के आधार पर कलर और मैग्नेटिज्म के एक्सप्लेनेशन के बारे में स्टडी की। धन्यवाद।